हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जो 12th की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में दी हुई है। 12th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 आता है बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस चैप्टर को बच्चों हम एम्ब्रियोलॉजी शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो 12th एनसीईआरटी का जो जूलॉजी में इंक्लूड किया जाता है वो पहला चैप्टर है बच्चों, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, मानव जनन शुरू करने से पहले अभी जैसा मैंने कहा आपको, हम एक ब्रांच की बात करेंगे जीव विज्ञान की, जिसका नाम है भ्रूणिकी। भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। बच्चों, भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। एम्ब्रियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है बच्चों। एक शब्द होता है एम्ब्रियोन और दूसरा शब्द होता है लोगोस। एम्ब्रियोन का अर्थ होता है बच्चों भ्रूण और लोगोस का अर्थ होता है बच्चों अध्ययन करना, टू स्टडी। तो एम्ब्रियोन का मतलब होता है बच्चों भ्रूण और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो वास्तव में क्या परिभाषा बन जाती है बच्चों एम्ब्रियोलॉजी की? एम्ब्रियोलॉजी बच्चों जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें भ्रूण परिवर्धन से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होगी बच्चों जिसमें भ्रूण परिवर्धन, डेवलपमेंट से संबंधित, भ्रूण परिवर्धन से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है बच्चों भ्रूणिकी शाखा में। तो ये एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच होती है, भ्रूणिकी शाखा। बच्चों, भ्रूणिकी शाखा को सबसे पहले स्थापित किया था, एस्टैब्लिश किया था वैज्ञानिक अरस्तु ने। इसलिए अरस्तु को भ्रूणिकी का संस्थापक, फाउंडर या फादर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों फादर और फाउंडर, संस्थापक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ये होते हैं बच्चों अरस्तु। वैज्ञानिक है अरस्तु जो भ्रूणिकी के फादर और फाउंडर होते हैं। एक दूसरा नाम आपको और ध्यान रखना है बच्चों, जो है वॉन बेयर, और उनको हम देते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक। मॉडर्न, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कहा जाता है बच्चों वैज्ञानिक वॉन बेयर। दो नाम आपको याद रखने हैं भ्रूणिकी से संबंधित। तो हमारा बच्चों चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें हम सबसे पहले ब्रांच की बात करते हैं कि ये चैप्टर किस ब्रांच के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो वो ब्रांच है बच्चों भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोन, भ्रूण, लोगोस, अध्ययन करना। इट मीन्स एम्ब्रियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भ्रूण परिवर्धन से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक है अरस्तु, जिनको कहा जाता है फादर और फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और दूसरे वैज्ञानिक हैं वॉन बेयर, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी।
तो जो मानव जनन की घटना है वो इस ब्रांच से संबंधित होती है बच्चों। अब हम चलते हैं चैप्टर पर, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों, मानव जनन टॉपिक प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा परिचय देखते हैं जनन का। जनन, रिप्रोडक्शन, जनन, रिप्रोडक्शन। बच्चों, जनन सभी जीवों का, हम कह सकते हैं अधिकांश जीव, सभी तो इसमें शामिल नहीं होते हैं, अधिकांश जीव, क्योंकि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो जनन नहीं कर सकते, बंधे होते हैं। तो अधिकांश जीवों की एक जैविक प्रक्रिया है जनन, जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं। तो जनन क्या है बच्चों? सभी जीवों की, अधिकांश जीवों की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो सभी जीवों की एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जनन, जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं बच्चों। अब यहां पर एक शब्द आया है बच्चों, अपने समान। अब अपने समान का एक अभिप्राय या तो ये ले सकते हैं हम कि एग्जैक्ट अपने समान, हूबहू समान, कि जैसे जनक है वैसे की वैसी संतति होगी। दूसरा यह है कि जनक जाति के जैसी संतति होगी, सकल सूरत अलग हो सकती है। तो अपने समान शब्द का यहां दो अभिप्राय निकल सकते हैं। एक तो एग्जैक्ट समान मतलब फोटोकॉपी, और एक संतति होगी जनकों के समान, हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये मानव की संतति है, ये गाय भैंस प्रजाति की संतति है, ये अन्य किसी पशु पक्षी की संतति, हम देखकर पहचान सकते हैं, तो वो भी समान ही मानी जाती है। तो जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, ऐसी जैविक प्रक्रिया को अपन कहते हैं जनन। बच्चों, जनन एक आवश्यक जैविक क्रिया है जो जाति के अस्तित्व या फिर कह सकते हैं जीवन के सातत्य, जाति के अस्तित्व या हम कह सकते हैं जीवन के सातत्य को बनाए रखने हेतु आवश्यक होता है। ये हम कह सकते हैं बच्चों कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो किसी भी जाति के अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रखता है, या फिर हम कह सकते हैं जीवन के सातत्य, कंटिन्यूटी, निरंतरता को बनाए रखता है। इसका मतलब है बच्चों निरंतरता, कंटिन्यूटी, इसको बनाए रखता है। तो इसके लिए बच्चों जनन एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया माना गया है। आप बच्चों 12th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे जनन का परिचय। पहला चैप्टर जो है वो मानव में जनन का, सभी जीवों में जनन का एक परिचय है, जीवों में जनन। तो वहां पर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों कि जनन की दो विधियां होती हैं। मोटे तौर पर जनन की दो विधियां होती हैं। एक तो होता है बच्चों अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है बच्चों लैंगिक जनन।
मोटे तौर पर जनन की दो विधियां होती हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बच्चों, अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन से संतति उत्पन्न होती है। केवल समसूत्री विभाजन होता है और उसी से नई संतति का निर्माण होता है। जबकि लैंगिक जनन में बच्चों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संतति का निर्माण किया जाता है। जो वास्तव में जो डेफिनेशन है लैंगिक अलैंगिक की, वो क्या होगी बच्चों? अलैंगिक जनन में संतति का निर्माण बिना निषेचन के होगा। बच्चों, अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें संतति का निर्माण बिना निषेचन प्रक्रिया के होगा। अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया बच्चों नहीं होती है, बिना निषेचन के संतति बनती है। इस कारण संतति अपने जनकों के एग्जैक्ट समान होती है, हूबहू समान होती है। जैसा कि परिभाषा में मैंने आपको बताया कि जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। तो कितनी समान उत्पन्न करता है? एग्जैक्ट समान करता है या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है जनक और संतति में? तो अलैंगिक जनन में तो बच्चों एग्जैक्ट समान होगी, क्योंकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन निषेचन कभी नहीं होगा। निषेचन कभी नहीं होगा बच्चों। इसलिए जो युग्मक बनते हैं वो जनकों से बनते हैं और जनकों से बने युग्मक एग्जैक्ट युग्मकों का जो जीनोम है वो जनकों के जैसा ही जीनोम होता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में बच्चों जैसा जेनेटिक मटेरियल जनक का है वैसा का वैसा जेनेटिक मटेरियल संतति का होगा। इस कारण से संतति में कोई विभिन्नताएं नहीं होती हैं और संतति अपने जनक के एग्जैक्ट समान होती है। ऐसा होता है बच्चों अलैंगिक जनन में। जबकि लैंगिक जनन कोई भी जीव बच्चों करता है लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन की एक आवश्यकता तो है युग्मक निर्माण और दूसरी आवश्यकता है निषेचन। निषेचन। जनकों के शरीर में प्राथमिक जननांग होते हैं जो लैंगिक परिपक्वता के बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाएंगे बच्चों। नर युग्मक बनाएंगे, मादा युग्मक बनाएंगे। जंतुओं की बात करें तो हम शुक्राणु, अंडाणु, पादपों की बात करें तो हम माइक्रोस्पोर, परागकण या फिर गुरु बीजाणु, तो वे युग्मक बनेंगे। फिर दोनों युग्मक आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। इसके बाद बनेगा जाइगोट युग्मनज और उस युग्मनज से बनेगा भ्रूण। तो लैंगिक जनन में बच्चों युग्मक निर्माण और निषेचन के द्वारा संतति बनेगी। चूंकि यहां पर निषेचन होता है इसलिए संतति में विभिन्नताएं होती हैं। जनकों की तुलना में संतति थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, लेकिन हम फिर भी बाहर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मनुष्य प्रजाति की संतति है, ये गाय प्रजाति की संतति है, ये ऊंट प्रजाति की संतति है। हम बाहर से देखकर अंदाजा लगा लें। मतलब समान तो है संतति जनक जैसी, पर एग्जैक्ट समान नहीं है। एग्जैक्ट समान किस जनन में होती है? अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में संतति का निर्माण बिना निषेचन के होता है, जबकि लैंगिक जनन में संतति का निर्माण निषेचन के द्वारा होता है। अब रही बात युग्मक निर्माण की, तो बच्चों युग्मक निर्माण वैसे तो मुख्य लक्षण लैंगिक जनन का ही है, लेकिन कुछ अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में भी युग्मक निर्माण हो सकता है। अलैंगिक जनन भी युग्मक निर्माण से हो सकता है, पर उसमें निषेचन कभी नहीं होगा। तो अलैंगिक जनन में बिना निषेचन के संतति बनेगी, युग्मक निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी। जबकि लैंगिक जनन में बच्चों युग्मकों का निर्माण भी होगा और निषेचन भी होगा। तो ये बच्चों एक जनन का परिचय है हल्का सा, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मानव जनन में। तो बच्चों मानव में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है बच्चों।
तो जनन, हम मानव की बात करते हैं बच्चों, तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन उपस्थित होता है बच्चों मानव में, और लैंगिक जनन की विशेषता हमने देख ली। जनन के लिए इसमें युग्मकों का निर्माण होगा और उसके बाद इन युग्मकों का निषेचन भी होगा, जिसके द्वारा नई संतति बनेगी। बच्चों हम जानते हैं मानव जरायुज होता है, विविपैरस। मानव जरायुज होता है, विविपैरस होता है, अर्थात विकसित शिशुओं को जन्म देता है। विकसित शिशुओं को जन्म देता है। तो वे जंतु जो बच्चों को, शिशुओं को जन्म देते हैं, वे जंतु जरायुज, विविपैरस कहलाते हैं। तो बच्चों मानव जरायुज है, विविपैरस है, जो शिशुओं को जन्म देता है। आप और भी ऐसे जंतु पढ़ेंगे जो अंडे देते हैं, उनको अंडयुज कहते हैं, और जो अल्प विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं उनको ओवोविविपैरस, अंड जरायुज कहते हैं। धरती पर ज्यादातर जीव बच्चों अंडयुज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। अधिकांश स्तनधारी और कुछ अन्य जीव ही जरायुज होते हैं बच्चों, बाकी धरती के ज्यादातर जंतु अंडयुज होते हैं। तो मानव एक जरायुज प्राणी है जो विकसित शिशुओं को जन्म देता है। बच्चों मानव जनन पढ़ने के लिए, मानव में जनन समझने के लिए हमें कई हेडिंग्स को पढ़ना होगा। आखिर जनन में हम कौन कौन से पॉइंट शामिल करते हैं बच्चों? तो मानव जनन में जो पॉइंट शामिल करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है बच्चों प्रजनन तंत्र। बच्चों मानव जनन पढ़ने के लिए हम इसमें कई पॉइंट्स शामिल करेंगे। जैसे एक पॉइंट होता है बच्चों प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जो जनकों के शरीर में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें शामिल करते हैं बच्चों युग्मक जनन। जनकों के शरीर में प्राथमिक जननांग होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी, और उन टेस्टिस और ओवरी में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक गैमेट्स बनते हैं। तो दूसरा प्रोसेस युग्मक जनन। तीसरा प्रोसेस होता है बच्चों निषेचन, फर्टिलाइजेशन। दोनों युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु, और एक द्विगुणित कोशिका युग्मन जाइगोट बनाते हैं, जिस जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो वो प्रक्रिया बच्चों निषेचन मूलभूत लक्षण है लैंगिक जनन का, जो अलैंगिक जनन में नहीं पाया जाता है। और चौथा इसमें पॉइंट होता है बच्चों भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है वो मानव में कहाँ पर भ्रूण में बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, ये प्रक्रिया हमें पढ़नी होती है बच्चों। और लास्ट में एक पॉइंट और लेंगे बच्चों हम कुछ अन्य बिंदु, कुछ अन्य बिंदु जिनका संबंध मानव जनन से है। जैसे अन्य बिंदुओं में एक टॉपिक हम लेंगे बच्चों आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके साथ हम लेंगे बच्चों प्रसव, पार्चुरेशन, शिशु का जन्म कैसे होता है। एक पॉइंट आएगा बच्चों इसमें अपरा, प्लेसेंटा, परिवर्तित भ्रूण और माता के गर्भाशय के बीच का जो संबंध है वो अपरा प्लेसेंटा। एक संबंध इसमें आएगा बच्चों, एक संरचना आएगी बाह्य भ्रूणीय
झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट होंगे तो जिनको हम इसी अन्य बिंदुओं में शामिल कर लेंगे बच्चों। तो ये मानव जनन जो चैप्टर है उससे संबंधित पॉइंट है बच्चों, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर प्रजनन तंत्र के कार्य युग्मक जनन पढ़ेंगे, उसके बाद निषेचन, भ्रूणीय परिवर्तन और ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। तो ये बच्चों इस चैप्टर का परिचय है मानव जनन का, कि मानव जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, और मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हम टॉपिक शुरू करेंगे, वो है प्रजनन तंत्र। मानव जनन से संबंधित बच्चों पहला पॉइंट है इसमें प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि अभी अपन ने बात करी बच्चों, मानव जनन के लिए सबसे पहले जनकों के शरीर में होते हैं प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पढ़ते हैं बच्चों तंत्र क्या है, अंगों का समूह, एक समान जैसा कार्य करने वाले अंगों के समूह को अपन तंत्र बोलते हैं। तो प्रजनन कार्य करने से संबंधित सभी अंग प्रजनन तंत्र बनाते हैं बच्चों। हम जानते हैं मानव एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल, अर्थात नर एवं मादा जो प्रजनन तंत्र है वो पृथक पृथक होते हैं, या कह सकते हैं नर और मादा जनक पृथक पृथक होते हैं। मनुष्य एक लिंगी है बच्चों, अर्थात नर और मादा होते हैं पृथक पृथक। तो किसी भी जाति के नर और मादा को बाहरी लक्षणों के आधार पर पृथक पृथक पहचाना जाना लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। एक शब्द आया है बच्चों यहां पर, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म क्या होता है? किसी भी जाति के नर एवं मादा, जैसे मनुष्य की बात करें तो स्त्री एवं पुरुष, इनको बाहरी लक्षणों को विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं आकारिकी। बाहर से वो कैसे दिखते हैं इसको बोलते हैं बाहरी लक्षण या आकारिकी, के आधार पर पृथक पृथक पहचाना जाना लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। तो बच्चों किसी भी जाति के, इसका मतलब क्या होता है लैंगिक द्विरूपता का? किसी भी जाति के नर एवं मादा सदस्यों की आकारिकी, या कह सकते हैं बाहरी लक्षणों के आधार पर पृथक पृथक पहचान करना, यह कहलाता है बच्चों लैंगिक द्विरूपता। और हम कह सकते हैं कि मानव में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों मानव में हम पुरुष और स्त्री को बाहर से देखकर पहचान सकते हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है। तो ये बच्चों टर्म थी लैंगिक द्विरूपता। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रजनन तंत्र में मानव एकलिंगी है, नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, इनको पृथक पृथक पहचानना लैंगिक द्विरूपता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मानव में नर प्रजनन तंत्र। चूंकि मानव एकलिंगी है तो बच्चों प्रजनन तंत्र में एक तो होगा स्त्री प्रजनन तंत्र, दूसरा होगा नर प्रजनन तंत्र। तो बच्चों इन दोनों तंत्रों में सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष में नर प्रजनन तंत्र की।
तो मानव जनन का पहला जो बिंदु है बच्चों वो है नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों जो प्रजनन तंत्र होते हैं वो श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहते हैं बच्चों। श्रोणि क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र क्या होता है? हमारे उदर भाग के नीचे का जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन। तो नर प्रजनन तंत्र बच्चों नर जंतु शरीर के श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन में स्थित रहता है। पेल्विक रीजन में स्थित रहता है और बच्चों श्रोणि क्षेत्र में स्थित रहता है। दूसरी बात प्रजनन तंत्र है तो विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। तो नर प्रजनन तंत्र में हम कुछ एक अंग संरचनाओं को शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण संरचना है बच्चों वृषण, टेस्टिस। सभी नर जंतुओं के प्राथमिक जननांग वृषण, जो लैंगिक जनन के लिए नरयुग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों इसमें अधिवृषण। वृषण के ऊपर एक कुंडलित संरचना के रूप में पाई जाने वाली संरचना अधिवृषण। तीसरी संरचना होती है बच्चों शुक्रवाहिनी, जो अधिवृषण से निकलने वाली नलिका होती है। शुक्रवाहिनी जाकर खुलती है बच्चों मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा में। मूत्र मार्ग गुजरता है नर की बाह्य जननेंद्रिय में। नर की बाह्य जननेंद्रिय, जिसका नाम होता है बच्चों शीश्न, पेनिस। और लास्ट में इसका एक भाग है बच्चों वो है सहायक जनन ग्रंथियां। ग्रंथियां ऐसी संरचनाएं जो प्रजनन क्रिया में मदद करती हैं, तो वो होती हैं बच्चों सहायक जनन ग्रंथियां। नर प्रजनन तंत्र में बच्चों 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, नर प्रजनन तंत्र से जुड़ी रहती हैं, जिनका कार्य प्रजनन या जनन होता है। उसमें पहला नाम आता है बच्चों शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल। शुक्राशय, शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल, नर की एक सहायक जनन ग्रंथि के रूप में। दूसरा होता है बच्चों इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी होती है बच्चों इसमें काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, जिसको हम एक और नाम देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये 3 प्रकार की संरचनाएं नर जंतुओं की सहायक जनन ग्रंथियां जो मनुष्य में पाई जाती हैं। तो बच्चों मानव में जो नर प्रजनन तंत्र है वो इन सब संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब यहां से क्वेश्चन पीएमटी में कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों, एक नाम है सहायक जनन नलिकाएं, एक्सेसरी डक्ट, केवल सहायक नलिकाएं भी कह सकते हैं। तो बच्चों देखो अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, ये तीनों संरचनाएं होती है नलिकाकार। अधिवृषण भी एक लंबी कुंडित नलिका है, शुक्रवाहिनी भी एक नलिका है, मूत्र मार्ग भी एक नलिका है। तो ये है नलिकाकार संरचनाएं, इनको बोलते हैं बच्चों सहायक नलिकाएं। एक्सेसरी डक्ट। सहायक नलिकाएं क्या होती हैं? वे नलिकाकार संरचनाएं जो प्रजनन में सहायता करती हैं, उनको बोलते हैं बच्चों सहायक नलिकाएं। जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग। प्रजनन का मुख्य कार्य तो वृषण है बच्चों, जो युग्मक बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा।
और ये नलिकाएं उन शुक्राणुओं के परिवहन में मदद करती हैं, उनको वृषणों से शरीर के बाहर ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको कहा गया है सहायक नलिकाएं। इसके अलावा बच्चों जब हम पूरे सिस्टम की संरचना डिटेल से पढ़ेंगे तो वृषण के अंदर और भी कुछ ऐसी नलिकाएं हैं जिनको हम इसमें शामिल करेंगे सहायक नलिकाओं में। तो वो नलिकाएं जो वृषण के अंदर हैं, जैसे एक तो है बच्चों वृषण जालक, जब वृषण की संरचना पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। और एक बच्चों होती है अपवाहक नलिकाएं, और एक बच्चों वृषण से बाहर होती हैं, वो होती है स्खलन नलिका। ये मैं आपको लास्ट में एक बार वापस नोट करवा दूंगा कि सहायक नलिकाओं में कौन कौन सी संरचनाएं शामिल हैं। तो मोटे तौर पर तो बच्चों ये 3 नलिकाकार संरचनाएं हैं, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, जो सहायक नलिकाओं का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और नलिकाएं हैं जो वृषण के अंदर या बाहर हो सकती हैं, वो भी नलिकाकार संरचनाएं हैं, तो उनको भी हम सहायक नलिकाओं में शामिल कर सकते हैं, जैसे वृषण जालक, अपवाहक नलिकाएं और स्खलन नलिकाएं। तो ये बच्चों मनुष्य का नर प्रजनन तंत्र के विभिन्न भाग हैं। अब ये सभी भाग आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं, कैसे जुड़कर ये प्रजनन तंत्र बनाते हैं, तो ये हम बच्चों एक चित्र से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों अगला हमारा बिंदु है, हम नर प्रजनन तंत्र का चित्र बनाते हैं ताकि हम इन सभी संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन कर सकें। तो नर प्रजनन तंत्र अभी जैसा मैंने बताया श्रोणि क्षेत्र में रखा हुआ है, इन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो ये संरचनाएं कैसे आपस में जुड़ी रहती हैं, तो बच्चों नर प्रजनन तंत्र का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम जो चीज़ें बनाएंगे एक बार आप ध्यान से देख लें ताकि आपका भी चित्र बनाना आसान हो जाए। जब भी आप डायग्राम बनाएं तो यहाँ से आप डायग्राम को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है बच्चों मूत्राशय। अब आप कहोगे सर कि मूत्राशय का तो आपने नाम ही नहीं लिया नर प्रजनन तंत्र में, तो बच्चों ये उत्सर्जी तंत्र का भाग है, लेकिन नर जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए बच्चों हम यहाँ मूत्राशय भी ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने ड्रॉ किया है बच्चों मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और इस मूत्राशय में बच्चों वृक्कों से मूत्र नलिकाएं आती हैं जो लगातार इसमें मूत्र जो है वो भरती रहती हैं। तो ये जो मैंने नलिका बच्चों यहाँ पर ड्रॉ की है, ये नलिका कहलाती है मूत्र नलिका, यूरेटर। ये जो संरचना मैंने ड्रॉ की है बच्चों, ये तो है मूत्र नलिका, यूरेटर। और ये मूत्र नलिका जिस थैलेनुमा संरचना में खुल रही है बच्चों, उस थैलेनुमा संरचना का नाम होगा मूत्राशय। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ करते हैं। अब यहां से बच्चों निकलती है एक नलिकाकार संरचना जिसको हम नाम देंगे मूत्र मार्ग। ये जो मैंने संरचना ड्रॉ की है बच्चों, इस संरचना का नाम होता है मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा। इस संरचना को हम नाम देंगे बच्चों मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। अभी तक प्रजनन तंत्र से संबंधित कोई बात हमने किसी नाम की बात नहीं करी है। ये है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, ये मूत्र नलिका जो किडनी से आती है और यहाँ पर मूत्र भर देती है, और इस नलिकाकार संरचना के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रजनन से संबंधित अंग जो इस उत्सर्जी तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो जब ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले बच्चों, तो इस प्रकार यहाँ से हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे बच्चों।
एक बार आप लोग देख लेंगे, वन बाय वन मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको प्रॉपरली। देखो बच्चों, ये प्रजनन तंत्र है, इसमें जो शेष बची हुई संरचनाएं हैं उनको भी मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूं पहले, उसके बाद हम प्रॉपरली वन बाय वन एक्सप्लेन इसको कर लेंगे ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ सके बच्चों। ये मैंने नर की बाह्य जननेंद्रिय शीर्ष को ड्रॉ किया है पेनिस को, और ये बच्चों वृषण कोष को ड्रॉ किया है मैंने। और इस वृषण कोष के अंदर ये गुलाबी रंग की अंडाकार संरचनाएं हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं वृषण टेस्टिस। तो ये सभी नर जंतुओं का मुख्य प्राथमिक जननांग होते हैं वृषण या टेस्टिस। यहां से निकलती हैं बच्चों बहुत ही पतली अपवाहक नलिकाएं, जिसको सहायक नलिकाओं में शामिल करते हैं हम लोग। और यहां से निकलता है बच्चों अगला भाग अधिवृषण। ये अधिवृषण बच्चों, यहां तक का ये जो मैंने ड्रॉ की है ग्रीन मार्कर से स्ट्रक्चर, ये बच्चों अधिवृषण है। तो वृषण, अपवाहक नलिकाएं, अधिवृषण। और अधिवृषण से जो ये नलिका यहां से निकलती है बच्चों, इस नलिका को हम नाम देते हैं शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस। ये बच्चों शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस। इस प्रकार से शुक्रवाहिनी ऊपर की तरफ मुंह करके जाती है, ऐसे। और मूत्राशय के ऊपर लूप बनाकर एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है बच्चों। इस फूली हुई संरचना को हम नाम देते हैं बच्चों एम्पुला। ये जो मैंने यहाँ पर फूली हुई संरचना ड्रॉ की है बच्चों, इस फूली हुई संरचना का नाम होता है एम्पुला। अभी मैं जब लेबल करूँगा, चित्र को नामांकित करूँगा, तब आपको हर चीज़ जो है क्लियर कट समझ में आ जाएगी। ये एम्पुला यहाँ पर एक सहायक ग्रंथि के साथ जुड़ा रहता है, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था बच्चों स्खलन नलिका, शुक्राशय। ये जो मैंने ब्लू मार्कर से ग्रंथि ड्रॉ की है बच्चों, इसका नाम होता है शुक्राशय, और ये स्खलन नलिका है। यहाँ पर मैंने ये दूसरी ग्रंथि ड्रॉ कर दी है बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि। अभी जो चार्ट में मैंने नाम बताया था आप लोगों को, सहायक जन ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट, और एक और होती है बच्चों इसमें, वो है ये काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। तो ये बच्चों मनुष्य में नर प्रजनन तंत्र का जो डायग्राम है वो कंप्लीटली ड्रॉ कर दिया है। अब इसको आपको वन बाय वन समझना है वापस एक बार। ये तो किस प्रकार ड्रॉ करते हैं मैंने प्रोसीजर बताया है आपको कि पहले क्या ड्रॉ करना है, बाद में क्या ड्रॉ करना है, और अब हम इनकी पोजीशन को वन बाय वन समझते हैं बच्चों। देखो, मानव नर प्रजनन तंत्र में मैंने जो पहला भाग बताया था वो था वृषण। तो ये है बच्चों रेड मार्कर से जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये है वृषण, टेस्टिस।
सभी नर जंतुओं के प्राथमिक जननांग जो जनन के लिए नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करते हैं बच्चों, लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो ये वृषण है। इनकी स्थिति और आंतरिक संरचना को डिटेल से हम बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी केवल लेवल करते हैं डायग्राम को। तो ये वृषण है। वृषण से जो ये नलिकाएं निकली हुई हैं बच्चों, ये नलिकाएं, इनका नाम होता है अपवाहक नलिकाएं। अपवाहक नलिकाएं, वासा इफ्रेंशिया, और ये खुलती हैं बच्चों दूसरी संरचना में जिसका नाम है अधिवृषण, एपिडिडाइमस। अधिवृषण एपिडिडाइमिस। बच्चों आप ध्यान से देखोगे कि वृषण और अधिवृषण दोनों एक थैलेनुमा संरचना के अंदर रखे होते हैं। ये वाली संरचना थैलेनुमा संरचना, इसका नाम होता है बच्चों वृषण कोश। वृषण कोश, स्क्रोटल सैक या डायरेक्ट स्क्रोटम भी कह सकते हैं इसको। वृषण कोश को डायरेक्ट हम स्क्रोटम भी नाम दे सकते हैं। तो ये बच्चों वृषण कोश है, ये वृषण है, अपवाहक नलिकाएं हैं, अधिवृषण है। एक बच्चों धागेनुमा संरचना मैंने यहां पर ड्रॉ की है। इस संरचना का नाम होता है बच्चों गुबर्नेकुलम, प्रनिदेशक। इसको हिंदी में हम नाम देते हैं बच्चों प्रनिदेशक। प्रनिदेशक या हम कहेंगे गुबर्नेकुलम। इसका काम क्या होता है? ये वृषणों को वृषण कोश से जोड़े रहता है बच्चों। गुबर्नेकुलम एक संयोजी संरचना है जो वृषण को वृषण कोश से जोड़े रहता है। तो ये तो बच्चों हो गया वृषण और साथ में अधिवृषण। अधिवृषण के बाद मैंने आपको नाम बताया था शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस। तो बच्चों अधिवृषण के निचले भाग से यहां से जो नलिका इस प्रकार से निकलकर ऊपर गई है बॉडी के अंदर, इस नलिका का नाम होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। ये शुक्रवाहिनी मूत्राशय के ऊपर से घूमती है। इस डायग्राम में तो अपने को साइड से लग रहा है, बाकी ये मूत्राशय के ऊपर होती है बच्चों। जैसे हथेली के ऊपर ये मार्कर है, ऐसे मूत्राशय के ऊपर से जाती है ये, और ऊपर से जाकर एक फूली हुई संरचना में बदल जाती है जिसका नाम होता है बच्चों एम्पूला। इस फूली हुई संरचना को एक नाम देते हैं हम एम्पूला। तो वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और एम्पूला, ये जो संरचना हमने ड्रॉ की है बच्चों, ये है स्खलन नलिका, जो कि होती है एक प्रकार की सहायक नलिका। स्खलन नलिका, शुक्राशय बच्चों, ये संरचना शुक्राशय है जो सहायक जनन ग्रंथि है, जो जनन के लिए जो सीमन है उसका ज़्यादातर भाग यही बनाती है बच्चों। इसका नाम होता है शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय। बच्चों शुक्राशय और शुक्रवाहिनी का एम्पुला भाग ये मिलकर जो नलिका बनाते हैं, इस नलिका को हम नाम देते हैं स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका। और स्खलन नलिका बच्चों कहाँ खुलती है? मूत्रमार्ग में। ये मूत्राशय से निकली नलिकाकार संरचना है मूत्रमार्ग, जिसमें स्खलन नलिका खुलती है। कहाँ खुलती है? ये खुलती है बच्चों प्रोस्टेट ग्रंथि
और स्खलन नलिका के जंक्शन संधि तल पर। ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ की है बच्चों, ये सहायक जनन ग्रंथि के रूप में है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, जहां पर होती है वहीं पर स्खलन नलिका आकर खुलती है। और ये अगली सहायक जनन ग्रंथि है, वो है बच्चों काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। तो जो बात हमने की थी शुरुआत में फ्लो चार्ट में कि मानव नर प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, तो पहला भाग मैंने आपको बताया होगा बच्चों वृषण टेस्टिज, जो वृषण कोश के अंदर गुलाबी रंग के अंडाकार संरचनाओं के रूप में है। दूसरी संरचना मैंने आपको बताई होगी वृषण, जो कुंडलित नलिका के रूप में उसी वृषण कोश में है। तीसरी संरचना आपको बताई होगी बच्चों शुक्रवाहिनी, जो अधिवृषण से निकलकर उदर गुहा में जाती है। ये ऊपर का हिस्सा बच्चों उदर गुहा है, ये नीचे का हिस्सा वृषण कोश है, तो उदर गुहा में जाती है और मूत्राशय के ऊपर से घूमकर एम्पुला बनाती है और वो एम्पुला जुड़ जाता है शुक्राशय के साथ और बनाता है स्खलन नलिका। स्खलन नलिका बच्चों खुलती है मूत्र मार्ग में। तो अगला भाग है मूत्र मार्ग। मूत्राशय से निकली नलिकाकार संरचना मूत्र मार्ग। बच्चों जब मूत्र मार्ग से स्खलन नलिका आकर जुड़ जाती है, मूत्र मार्ग मूत्र का परिवहन करता है, स्खलन नलिका जनन द्रव्य का परिवहन करती है, तो जब दोनों जुड़ जाती है तो ये कहलाता है बच्चों मूत्रोजनन मार्ग। ये जो आगे का हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है मूत्रोजनन मार्ग। और मूत्रोजनन मार्ग जिस संरचना से होकर गुजरता है वो है नर की बाह्य जननेंद्रिय, जिसका नाम है बच्चों शीश्न पेनिस। तो ये है बच्चों शीश्न पेनिस, जिससे होकर मूत्रोजनन मार्ग गुजरता है। और मूत्रोजनन मार्ग शीश्न के सिरे पर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, जिसको हम मूत्रोजनन छिद्र नाम देते हैं। मूत्रोजनन छिद्र, क्योंकि बच्चों इस छिद्र से मूत्र का भी उत्सर्जन किया जाता है और जनन द्रव्य का भी किया जाता है। एक लास्ट जो नाम आपको समझना है वो बच्चों वक्षण नाल। क्या है ये? ऊपर यहाँ से ऊपर का हिस्सा उदर गुहा है और ये हिस्सा जो है वो वृषण कोश है। तो बच्चों उदर गुहा और वृषण कोश के बीच एक मार्ग होता है, इस मार्ग को अपन बोलते हैं वक्षण नाल। वक्षण नाल, इंग्विनल केनाल। इंग्विनल केनाल, जिससे होकर वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में आते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों आगे कि वृषणों का निर्माण उदर गुहा में होता है भ्रूण अवस्था में, लेकिन शिशु जन्म से ठीक पहले वृषण कोश में आ जाते हैं इस मार्ग से होकर, वक्षण नाल से होकर। क्यों आते हैं, इसका क्या फायदा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये था मानव के नर प्रजनन तंत्र के विभिन्न भाग। साथ में यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ये नाम। ये संरचना जो है वो है मलाशय है बच्चों, रेक्टम। रेक्टम मलाशय जो पाचन तंत्र का अंतिम भाग है, और ये जो छिद्र है वो है एनस, गुदा, जिससे मल त्याग किया जाता है। तो बच्चों ये टॉपिक था मनुष्य का नर प्रजनन तंत्र। जिन जिन संरचनाओं से मिलकर बना होता है वो आपस में कैसे जुड़ती हैं, कौन कहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये हमने इस चित्र से समझा है। अगली क्लास में हम बच्चों नर प्रजनन तंत्र के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को 1 बाय 1 करके हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों।